बताते हैं आपको। चलो वर्क फॉर एनर्जी अभी बस ब्रीफ में बता दे रहे हैं आपको, बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे क्लास में। हाँ एकदम अच्छे से लिखो, वर्क पावर एंड एनर्जी लिखो, फटाफट बता देते हैं। लिखो वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर या वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके पहले फोर्स का थोड़ा सा आइडिया ले रही है। फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं वेट की बात करूं तो अगर किसी बॉडी का मास m है तो उसका वेट किधर लगेगा? यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर किसी बॉडी का मास m है तो उसका वेट mg जो होगा वो नीचे की तरफ होगा हमेशा, मतलब वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेटा ध्यान दो। अब फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट क्या होगी बताओ जरा? फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, या फिर क्या होता है भाई? डाइन होता है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे? 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा? 10⁵ डाइन होगा। क्लियर है? डन। बेसिक बेसिक जानकारी थोड़ा सा रखिए अपने पास ताकि क्वेश्चन हम लोग कर पाए। ठीक है भैया, चले आगे। इतना सब जानते ही आप लोग। वेट जो होता है ना, कभी कभी किलोग्राम फोर्स में दिया रहता है। किलोग्राम फोर्स में दिया है तो क्या करना होगा? उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पता है ना आप लोगों को? नहीं पता हो तो बता दूं मैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है 10 kgf, 10 किलोग्राम फोर्स, इसको मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू जी की वैल्यू अगर 9.8 है, 9.8 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में। अगर किलोग्राम फोर्स में लिखा है न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी की वैल्यू जो होती है 9.8 या 10, उससे क्या कर लेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप जानते हैं। देखिए जब आप वर्क की बात करोगे ना, देखो वर्क का जो डेफिनेशन अभी हम लोग लिखने वाले हैं, पढ़ेंगे इसको। वर्क डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट। अगर मोटा मोटा अगर हम बात करें तो वर्क के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए। हम फोर्स भी लगा रहे होंगे, साथ साथ हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक चीज नहीं है तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। जैसे आप भी बैठे हो, कॉपी पे कितना भी लिख रहे हो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो कोई वर्क डन। बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, बॉडी डिस्प्लेस होगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा, तब हम कहेंगे कोई ना कोई वर्क परफॉर्म हुआ, अदरवाइज कोई वर्क नहीं हुआ। तो अब जैसे यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे सिस्टम पे बैठे वर्क कर रहे हैं, कोई वर्क डन कैलकुलेट होगा? नहीं, जीरो। ये देखो उठा के उसको रखे हैं, कोई वर्क डन परफॉर्म हुआ? नहीं। लेकिन इनके उठाने में वर्क परफॉर्म हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया? वेट लिफ्ट किया है ना भाई, उठाया है ना, उसमें वर्क हुआ है। लेकिन जब उसको उठाकर एकदम हैंग किए हुए हैं तब कोई वर्क ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और उस केस में देखो कई लोग जैसे दीवार को ऐसे पुश कर रहे हैं, देखो भाई, अगर दीवार गिर गई तो वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। नहीं गिरी तो, हालांकि नीचे से टूट रही, गिर रही है तो ऑब्वियसली इस केस में देखो कोई वर्क हुआ क्या? ये देखो कर रही है क्या? ये देखो अगर खींच लिए तो हुआ वर्क, नहीं खींच पाए तो कोई वर्क। कुल मिलाकर ये है वर्क तभी परफॉर्म होगा जब हम फोर्स अप्लाई करें, वो चीज, वो बॉडी, सिस्टम क्या हो? डिस्प्लेस भी हो। जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तभी कहेंगे कोई ना कोई वर्क परफॉर्म हुआ, अदरवाइज कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। क्लियर है ये समझा? अब कुछ भी है, जैसे ये लेकर जाना है, वर्क हुआ नहीं, अब ये इसको किक करेंगे, वर्क होगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, दोनों चीजें हैं। यहाँ भी वर्क हो रहा है कि नहीं? लेकिन इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा अभी बताएंगे क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है, हाँ, इसका जो वेट है, इसका जो वेट है किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है? इस साइड। डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन वेट क्या है? परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए बोल देंगे इस केस में वर्क क्या है हमारा? जीरो है। वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? जीरो। अब जैसे ये वहां से देखो लेकर जा रहे हैं, कुछ वेट हैंग किए हैं, फोर्स तो लग ही रहा है चीजों को उठाने में, और साथ साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं है? लेकिन इस केस में वर्क हमारा जीरो आएगा। अभी देखेंगे कैसे जीरो आएगा। हाँ, वर्क देखो, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तब भी वर्क क्या है इस केस में? और वो जीरो क्यों है, इसको वही समझना है, वही हमें देखना है कैसे है, देखते हैं इसको। चलो अब लिखो वर्क। सबसे पहले आप लिखो वर्क। वर्क होता क्या है? लिखिए डेफिनेशन वर्क, हेडिंग करिए आप वर्क। आज वर्क एनर्जी पावर आज का कंप्लीट कर देंगे, आज के आज कंटिन्यू पढ़ते हैं इसको जब तक ये चैप्टर कंप्लीट। इसमें देखिए कोलिजन टॉपिक लिखा है, कोलिजन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जिनके पास कोलिजन की वीडियो नहीं होगी मैं भेज दूंगा, आप देख लेंगे, कोलिजन आपको मिल जाएगा आराम से कर। बस वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और जो भी चीजें हैं आपको अच्छे से पढ़ा देंगे।
हो जाएगा आज ही, कह तो रहा हूँ। अरे कोलिजन हमने कहा हम पहले पढ़ाए हैं ना तुम बेटा। वर्क लिखो, वर्क, व्हाट इज वर्क। वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिखते हैं, लिखो व्हाट इज वर्क, बेटा लिखो, चलो चलो, व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है समझते हैं, लिखो। अगर हम किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी क्या हो, डिस्प्लेस हो, बॉडी पे हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें और बॉडी क्या हो, डिस्प्लेस हो, तो हम कहेंगे हमने क्या किया, कोई ना कोई वर्क परफॉर्म किया है। तो बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, तब कहेंगे कोई ना कोई वर्क परफॉर्म होगा। तो लिखो इसको, लिखो व्हेन, लिखो व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, लिखिए वर्क की डेफिनेशन। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, लिखो भैया, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, व्हेन a force is applied on a body, when a force is applied on a body and body is get displaced, and body is get what, displaced, and body is get displaced, and body is get displaced in the direction of force, in the direction of force, and the body is get displaced in the direction of force, in the direction of force, then we said work is performed, then we said work is performed. Work is what, performed. That is नीचे लिखो, दैट इज नीचे लिखो। वर्क इज सेड टू बी डन, यहां देखो, यहां दैट इज लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन, लिखो भाई, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज व्हाट, सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन when a force on a body produces, when a force on a body produces displacement, displacement in it, displacement in it, हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी उसमें क्या कर रही है भाई, डिस्प्लेसमेंट उसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे उसमें क्या हुआ, कोई ना कोई वर्क परफॉर्म हुआ। नीचे लिखो, सो नीचे लिखो, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे से लिखिए, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे लिखो, तब लिखो नीचे से, वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लिखो इसको भाई, जल्दी लिखो, लिखो ये वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये कब है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई मैं कर रहा हूं, ये कोई बॉडी है, हम जिस भी डायरेक्शन में इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाई, इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो रही है, तब हम कहेंगे कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सिंपल बात, हमने सामने किसी चीज को पुश किया, वो सामने वाली डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारा क्या होगा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। सिंपल सी बात है ये। अच्छा, इसकी अगर यहां से यूनिट वगैरह लिखनी होगी तो लिख लेंगे आप, यूनिट क्या होगी जरा बताना, यूनिट क्या होगी वर्क की, वर्क की यूनिट क्या होगी, जल्दी बताएं आप लोग, वर्क की यूनिट क्या होगी, हाँ न्यूटन मीटर होगी, या क्या होगी, जूल होगी, या क्या होगी भाई, न्यूटन मीटर होगी या क्या होगी, जूल, न्यूटन मीटर होगी या फिर क्या होगी, जूल। ये सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, अर्ग, टाइम सेंटीमीटर होगा या क्या होगा भाई, अर्ग, अर्ग होगा बेटा, ये होगा सीजीएस। कन्वर्जन की बात करो, बताओ कैसे दोनों को कन्वर्ट करोगे आप, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, इसको याद रखो, दैट इज 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू होगा
10⁷ डाइन सेंटीमीटर। इसको लिख लो, याद करो। 1 जूल इक्वल टू होगा 10⁷ अर्ग। 1 जूल इक्वल टू होगा 10⁷ अर्ग। इसका है भैया, साइलेंट करो। देखो 1 जूल इक्वल टू क्या होगा 10⁷ अर्ग, या 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। नेसेसरी नहीं, मैंने कहा ना जब फोकस रहो तो सिर्फ फोकस रहो। पढ़ो लिखो अच्छे से, गंद नहीं फैलाओ। बढ़ो, लिखा हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार फोर्स ऐसे ही लगे, फोर्स किसी एंगल पे भी तो हो सकता है। बोलो भाई, हर समय फोर्स आपका सीधी लगे जरूरी नहीं है। नीचे लिखो, हाँ बेटा ध्यान है, नीचे लिखो। इफ फोर्स इज अप्लाइड, लिखो आप लोग जो बोल रहे हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, if force is applied on a body, if force is applied on a body at theta angle, if the force is applied on a body at theta angle, at theta angle with the direction of motion, with the direction of motion, with the direction of motion, with the what? Direction of motion। ब्रैकेट में लिखना क्या? डिस्प्लेसमेंट। जिधर बॉडी मूव होगी उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? डिस्प्लेसमेंट। देन वर्क डन कैन बी रिटन एज, देन वर्क डन कैन बी रिटन एज W इक्वल टू होगा, आप लिखो Fs cos थीटा। W इक्वल टू क्या होगा? Fs cos थीटा। Fs cos थीटा। S इसमें क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट है। F क्या है? फोर्स है। थीटा क्या है? थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, या फोर्स और जो बॉडी का मोशन है उसके बीच का क्या है? डायरेक्शन का क्या है? ये एंगल है। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें देखिए, अगर कॉस आ गया तो कॉस की वैल्यूज वगैरह आपको याद होनी चाहिए। क्या कॉस का वैल्यू याद है? आपने 10th में पढ़ा हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री। फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। सब लोग देखना भाई, कॉस 45 वैल्यू लिख लेना जिनको नहीं याद होगा। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी बच्चा? बहुत बढ़िया। और कॉस 150 की वैल्यू क्या होगी, या 180 की वैल्यू क्या होगी? इतनी वैल्यू कम से कम आपको याद होनी चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। होती तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम कॉस की इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पूरी मैथ नहीं पढ़ा देंगे, जितनी मैथ की यूज है यहाँ पर बस उतना बताएंगे आपको। दैट्स इट, बस। होता बहुत कुछ है, समझ रहे हो ना? एकदम आराम से पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए, बस। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, यहाँ ये है cos 90, यहाँ क्या है? cos 180। cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 30 वैल्यू √3/2, cos 45 वैल्यू 1/√2, cos 60 वैल्यू 1/2, cos 90 वैल्यू 0 होती है, cos 180 वैल्यू क्या होती है? -1। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। डन। ये वाली सिचुएशन कैसे बनेगी मैं आपको दिखाता हूं। इसको हटाऊं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब इसमें और डिटेल में देखेंगे हम लोग। पहले आपको दिखाते हैं सिचुएशन बनेगी कहां, कैसे, कब। जैसे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं, आपको बताते हैं ये कहां बनेगा सिचुएशन। जैसे यहां, अब आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉडी तो उधर डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन फोर्स आप देखिए किसी एंगल पे लगा रहे हो कि नहीं? तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। जैसे ट्रॉली वगैरह मुझे खींचना होगा तो हम ट्रॉली को नीचे जाकर थोड़ी खींचते हैं भाई, ऊपर से कोई हमारा हैंडल होगा, हम उसको पकड़ के ऐसे आगे खींच रहे होते हैं, यही तो कर रहे होते हैं। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा और जो फोर्स है, उन दोनों के बीच का एंगल कुछ न कुछ दिया है। 0 होने का मतलब पैरेलल हो गया, सेम डायरेक्शन। अभी लिखवा रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं आपको, बट यहां देखिए क्या सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट से कितने एंगल पे है? 30 डिग्री, या मोशन के डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पे है, तो 30 डिग्री दिया है। तब उस केस के लिए हमने फॉर्मूला लिखा W = क्या?
W इक्वल टू क्या लिखा फॉर्मूला अभी? हाँ, W इक्वल टू आपने लिखा Fs cos थीटा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल थीटा होगा तो भैया वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? Fs cos थीटा होगा। सिंपल सी बात ध्यान रखना। उसमें जो केसेस बन रहे हैं मैं आपको बता दूं, अभी समझना इसको अच्छे से, ये क्या है कैसे हैं इसको देखते हैं। लिख लिया इसको अपन? अभी लिखिए इसमें केस 1, लिखिए केस 1, केस 1, केस 1 फर्स्ट, जल्दी लिखिए फटाफट। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है भाई? सेम डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? मतलब इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं, बॉडी में हमारी क्या हो रही है? इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों के बीच का एंगल एकदम 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो गया? 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है भैया बताओ जरा? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस केस में वर्क हमारा मैक्सिमम आता है, इस केस में वर्क हमारा क्या होता है? मैक्सिमम। तो W मैक्स इक्वल टू क्या होगा? सिंपल F इंटू एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? F इंटू एस हो जाएगा। तब इस केस में वर्क हमारा मैक्सिमम आता है, वो कितना होता है? F इंटू एस आता है। तब इस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वो किसके बराबर आता है? F इंटू एस के बराबर आता है। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल चीज है, एकदम समझ में आ रही, एकदम साधारण चीज है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लिखें, डन, हटा लो इसे। केस 2, अगर थीटा इक्वल टू 90 हुआ तो, केस 2 देखो भाई, अगर थीटा आपका 90 हुआ तो, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा भाई? थीटा 90 होने का मतलब क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है भैया? 90। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल क्या है भाई? 90 डिग्री। तो उस केस में cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन साइंस कहती है वर्क डन क्या होगा भाई? 0। तब इस केस में W इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इंटू एस इंटू 0। फाइनल आंसर निकल के क्या आ जाएगा? 0। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और सॉरी 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन इस केस में क्या आ जाएगा? 0। इसीलिए कहते हैं जो कूली होते हैं, जो मतलब लगेज कैरियर है ना, जो मतलब जो सर पे अपने बोझे लेकर जाते हैं, साइंस कहता है कि कोई वर्क नहीं किए। क्यों? क्योंकि जो भी वेट आपने लटकाया है, वेट का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? नीचे की तरफ, और आदमी आगे बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में? 0 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अभी केसेस डिस्कस करेंगे। केस थर्ड, हाँ केस थर्ड, पढ़ाई कर लो बेटा, सबकी एग्जाम है, आपके भी एग्जाम है। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो 180 वाली सिचुएशन कब बनेगा? फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? बैकवर्ड डायरेक्शन में। या क्या होगा? या फोर्स हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। cos 180 की वैल्यू क्या होती है भाई? -1। इस केस में वर्क हमारा मिनिमम आता है, तो मिनिमम वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? माइनस के F इंटू एस होता है। माइनस के F इंटू क्या होता है? एस होता है। मैग्नीट्यूड बेटा मैक्सिमम के ही इक्वल आएगा, बट W मिनिमम इक्वल टू -Fs। ये वो वाली सिचुएशन होती है जब आप ब्रेकर के पास साइकिल में या अपने व्हीकल में ब्रेक लगा रहे होते हैं, तो ब्रेक क्या होता है? पीछे की तरफ लगेगा, और गाड़ी किधर मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। तो उस केस में वर्क क्या आएगा हमारा? जैसे ये हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई एग्जांपल बताओ जहां वर्क नेगेटिव हो, तो आप वही बताओगे जब हम ब्रेक लगा रहे होते हैं, क्योंकि हम गाड़ी को रोक रहे हैं, मतलब फोर्स क्या है? पीछे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी क्या है? आगे की तरफ बढ़ रही है। तो उस केस में दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 का होगा, और वर्क डन क्या होगा इस केस में? मिनिमम होगा। ठीक है, ये 3 केसेस हैं, ध्यान रखना। इसके बाद की जो चीजें हैं इसमें पढ़ते हैं कि वर्क हमारा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, एक एक करके देखते हैं। ये समझ में आ गया? 3 केस स्पेशल हैं, बाकी थीटा जो भी होगा अलग अलग निकल जाएगा। डन। अब लिखो, नीचे हेडिंग करो, वर्क वर्क डन डिपेंड्स ऑन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन, वर्क डन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? देखो, वर्क डन डिपेंड्स ऑन, जो वर्क होगा किसी भी बॉडी से,
वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये देखें। वर्क डन डिपेंड्स ऑन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन, पहला कौन सा भैया, फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा ही क्या होगा, वर्क होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा, इसमें वर्क होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। नेक्स्ट लिखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वर्क होगा हमारा। डन, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस केस में भी क्या होगा, जो हमारा वर्क डन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क। इस केस में भी वर्क डन हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा वर्क डन। सिंपल बात है, सही है ना, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, क्यों, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, अरे एफ एस कॉस थीटा होता है कि नहीं, तो एफ या एस में से कुछ भी बढ़ेगा तो वर्क बढ़ जाएगा ना। ठीक है भाई, लगा लेते हैं इसको। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लिखिए, वर्क हमारी कैसी क्वांटिटी है, लिखो लिखो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाँ स्केलर, अरे बेटा मारते ही लेंगे अभी, हट, वर्क इज ए व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, but force and displacement are vector quantities, but force and displacement are what, vector quantities। लेकिन इसके फॉर्मूले में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं वो सब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा देखना इसको अच्छे से, W इक्वल टू आपने क्या पढ़ा भाई, ये पढ़ा आपने एफ एस कॉस थीटा, ध्यान समझना, इसमें फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट से जो नंबर निकल के आ रहा है या जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कैसी क्वांटिटी है, यहां स्केलर है। अगर आपने मोशन इन प्लेन पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने दो प्रोडक्ट पढ़े होंगे, एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, एक वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, याद है, ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा बताओ, स्केलर या डॉट, स्केलर बनेगा बेटा, या डॉट उसी को कहते हैं। सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अब कोई ये पूछे कि cos थीटा कहां चला गया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखेंगे तो क्या आएगा, यह आता था AB cos थीटा, जब इसको हम डॉट में लिख देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S। लिख लो, क्या डॉट प्रोडक्ट आता है आप लोगों को या मुझे बताने की जरूरत है, आता है या मुझे बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, आता है सबको, बढ़िया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया कहीं, क्वेश्चन आ गया कहीं पर, मान लीजिए कि किसी बॉडी सिस्टम पे हमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे एक क्वेश्चन छोटा से लेते हैं ऐसे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, फोर्स F इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, बच्चे और जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं कहां से कहां तक, बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम 2,3,5 टू -3, 1, -6 तक, बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये इसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन, ये इसकी क्या है, तो -3, 1, -6 में से किसको माइनस करेंगे हम, जरा बताना, 2, 3, 5 को करो जरा, कितना आया ये बताओ, -5i, -5i कैप, 1 - 3 कितना होगा, -2j कैप, और ये कितना आ जाएगा, -11। पहले वाले नंबर के साथ क्या लगाते हैं, i कैप, दूसरे नंबर के साथ क्या लगाते हैं, j कैप, तीसरे नंबर के साथ क्या लगाते हैं, k कैप।
इसी तरह से तो लिखते हैं इसको। तो अब हमें निकालना है फोर्स। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है जरा बताना। W इक्वल टू क्या है, सिंस वर्क डन W इक्वल टू क्या है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। वेक्टर F क्या है भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 5k कैप डॉट क्या है ये बताओ भाई, ये 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 11k कैप। तो i को i से करते हैं, j को j से करते हैं। i को i से करोगे कितना आएगा, अरे 5 2 10। j को j से करेंगे कितना आएगा बच्चा बताओ, -6। -5 को -11 से करेंगे कितना आ जाएगा, +50 +55 आएगा ना। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 65 -6 कितना आ जाएगा, ये 59 जूल वर्क हुआ। कितना वर्क हो गया, 59 जूल वर्क हमारा परफॉर्म हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इसको इस तरह से आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। हाँ बेटा, नहीं बेटा, क्योंकि तभी तो स्केलर क्वांटिटी में आई जे कैप का कहाँ आएगा, स्केलर क्वांटिटी है ना वर्क, तभी तो बताया जा रहा है ना स्टार्टिंग से। सही है यहाँ तक। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे आप डील करोगे ये देखते रहो। कभी कभी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो भी बता देते हैं। हटाओ इसको, हाँ लिख लो लिख लो। सिंपल है, समझ में आ रही बात। हटाओ इसको, अब जरा देखना। अब हमने कह दिया क्वेश्चन 2 देखो, अगर हमने कह दिया फोर्स F इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन है, और वेक्टर S इक्वल टू हमने दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप दे दिया हम, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने 30 डिग्री दे दिया। जो फोर्स लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, तो हम इस केस में पूछ रहे हैं आप बताओ वर्क डन क्या होगा भाई। अब फॉर्मूला क्या यूज करिएगा, अब इस केस में फॉर्मूला कौन सा यूज करिएगा बताइए, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहां जो एफ एस लिखा है ना ये मैग्नीट्यूड लिखा है, ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। मतलब वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड मतलब एफ होगा, कैसे निकलेगा ये भाई, रूट में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 क्या आ जाएगा, रूट में 3 न्यूटन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, आई कैप को कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप को कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप को कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, यही तरीका है ना भैया। तो आ जाएगा √3। और एस का क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एस का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, सबको सम करो कितना आएगा, रूट में 38 आएगा क्या, बोल भाई रूट में 38 आएगा क्या, रूट में 38 ही तो आ रहा है। अब हम लगा देंगे इसमें वैल्यू रखेंगे, अगर ऐसा दिया होगा तो एफ कितना आया √3 और ये कितना आया रूट में 38, और cos थीटा मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपको पता ही है, रख लीजिए cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा आंसर बताओ। √3 को √3 से करोगे क्या आ जाएगा 3, 3/2 रूट में क्या आ जाएगा 38। चाहो तो और कुछ कैंसिल कर लो, अदरवाइज इतना ही रखो, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां से टू भी कॉमन कर सकते हैं ना, कैंसिल कर सकते हैं, तो रूट में आ जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, ये जूल है, जे कैप मत समझना, एनर्जी की यूनिट होती है ना जूल। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसको कर लेंगे बाकी आप लोग। डन, कभी डायरेक्ट दे देंगे, हटाऊं कैसे, कराएं हटाए, हटा दूं, तेज लिखो तेज लिखो तेज लिखो। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, कैसे आएंगे मैं बताता हूं, लिख लिया।
अभी इन लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम है, तुम लोगों का जितना है जल्दी से कंप्लीट कर लो, नहीं सब आ जाएंगे तो फिर से वही चलेगा। अभी इधर करा दे रहा हूँ जितना है। अरे अच्छा, सब एग्जाम नहीं देने के हैं, देख नहीं रहे तब तब सबको इसीलिए कह रहे हैं जिनका जिनका है बताओ, कवर करा दें इसी बीच में, ठीक है। सब आ जाएंगे तो ये होता ही ना, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखो यार, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, कैसे? हाँ हाँ बेटा लिख लिख। फोर्स एफ बी आर 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू दिया है आपको मान लेते हैं 7 मीटर, और थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है आप वर्क डन बताओ। ये तो इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट रख लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? W इक्वल टू क्या है? जब 10 इंटू एस कितना है 7, और ये होगा cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 10 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, 2 5 जा 10, ये कितना आ जाएगा 35 जूल, ये हो जाएगा 35 जूल। हो जाएगा। अब वर्क के जो टाइप्स बन रहे थे कैसे करेंगे कैसे नहीं, अभी कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा इसको देख लेते हैं। बढ़ाएं हटाएं इसको, अब लिखो लिखो जल्दी से। इसको हो सकता है एक बार अभी दोबारा पढ़ाएंगे डिटेल में, और बट अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं ये सब हम देख लेंगे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यूज यहाँ लिखी है देख लो। cos 0 की वैल्यू 1 है, 30 की वैल्यू √3/2, 45 1/2, 60 1/2, 90 0, और 180 की वैल्यू क्या है -1। बाकी हाँ हाँ उसी को डिवाइड। ये केसेस हमने डिस्कस कर लिए, जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा बताए ना सब, ये केसेस सब डिस्कस कर लिए ना अभी पीछे। ये आपको मैं शेयर कर दूंगा सारी पीपीटीज, आप लोग देख लेना कैसे पढ़ना चाहिए। बाकी 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 के पीछे लिखा ना अभी पहले, ये लिखा ना रिलेशन अभी पीछे, क्यों भाई? 1 जूल इक्वल टू क्या है 10⁻7, ठीक है भाई। फिर वर्क हमारा देखो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा कब ये होगा, देखना लिखो। लिखो साइन ऑफ वर्क डन, लिखो साइन ऑफ वर्क डन। जो वर्क हुआ है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा कब ये 0 होगा, ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क या साइन ऑफ वर्क डन, इसकी बात करेंगे हम। आ जाओ, पहला सबसे पहले देखते हैं कि वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा। नहीं, जब आपका थीटा किसके किसके बीच में हो, 0 डिग्री हो या 90 के बीच में कोई एंगल हो। जब आपका थीटा 0 डिग्री या 0 से बड़ा और 90 से कम होगा तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस केस में कॉस की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव कब होगा ध्यान से देखो, वर्क डन हमारा नेगेटिव कब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 से क्या हो भाई ज्यादा हो बट 180 से क्या हो कम। हालांकि ये तो 270 तक जाएगा, 90 से ज्यादा हो 270 से कम। ये 270 तक जाएगा भाई। इसी बीच में cos 180 की वैल्यू -1 होगी, इसी बीच में cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। ये मिनिमम वर्क होता है जब वर्क, ये मिनिमम वर्क डन की बात होती है जब cos थीटा की वैल्यू -1 आती है। अभी पीछे डिस्कस किए। वर्क हमारा 0 कब होगा ये केस ध्यान रखना, कब 0 होता है बताओ वर्क। एक तो थीटा जब 90 होगा तब, दूसरा थीटा जब 270 होगा तब, तीसरा कब होगा भैया जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट से कोई एक 0 हो या दोनों ही 0 हो। ये केसेस ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आती हैं, पता होगा तभी सही करोगे, अदरवाइज गलत कर जाओगे।
ये कैसे होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू भी क्या होती है 0 और cos 270 की वैल्यू भी क्या होती है भाई 0। और फॉर्मूला जो हमारा होता है W = FS cos थीटा होता है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक 0 हो गया तो रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा 0। इसलिए क्या है, या तो फोर्स 0 होगा या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या थीटा, इनमें से कोई एक होगा तभी वर्क डन हमारा क्या आएगा 0 होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ इन एक्टिविटी देयर इज ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो एंड वर्क डन इज 0 देन एक्सप्लेन द सिचुएशन, या कंडीशन जो भी है उसको एक्सप्लेन करो। तो आप बताओगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 दोनों है तब भी वर्क डन 0 आ रहा है। ये तभी हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, या क्या कहेंगे 270 डिग्री है। याद रखना, ये यूनिक केसेस है, ध्यान रखना थोड़ा। चले आगे बढ़े, इसमें एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे क्या है क्या नहीं, समझने के लिए है ये बस, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है, सब मैंने आपको पहले बता दिया कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। जैसे देखो ये केस कब पॉजिटिव होगा, इसको ध्यान समझना, ये सिचुएशन आप ध्यान समझना। जैसे ये बंदा देखो इसको क्या कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, अब वेट को ऊपर उठा रहा है तो फोर्स भी किधर लगा रहा है ऊपर की तरफ, अब डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा बताओ 0 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन देखो, फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल कितना है 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस केस में वर्क डन हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, वर्क डन हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। सिंपल बात है, समझ में आ रही है आपको। फिर देखना, जैसे ये देखिए हॉर्स पुलिंग ये कार्ड पुल कर रहा है भाई, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस केस में वर्क हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो वर्क हमारा क्या आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, पॉजिटिव है वो, और ये मैक्सिमम वर्क आएगा, ध्यान रखना। ये सब समझने के लिए मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे ये देखो वहां से शेयर कर रहे हैं भाई, इसको पुश कर रहे हैं इधर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर डिस्प्लेस हो रही है तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी होगी, तो इस केस में भी वर्क हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ तो फोर्स चाहे जितना भी लगा दे वर्क क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। जब तक बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं होगी कोई वर्क होगा क्या नहीं होगा। चले आगे, ध्यान रखना। अब ये सिचुएशन सोचना, वर्क डन बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट, डी, ये डी लिख रहे हैं वही तो हम एस लिखे थे ना बेटा। अब देखो ना थीटा एंगल से यहां लगा रहे हैं तो उसको बता रहे हैं एफ कॉस थीटा, पे लिखेंगे एफ एस, हमने वही लिखाया था एफ एस कॉस थीटा, बस एस को वो डी लिख रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ परेशान होने बात नहीं, ठीक है, समझ गए। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो ग्रेविटी ही होती है हमेशा किधर लगती है नीचे की तरफ, और कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रही तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा नीचे की तरफ होगा। ऊपर से बॉडी नीचे गिर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो मोशन है वो भी नीचे की तरफ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी किधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो उस केस में वर्क डन हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या होगा हमेशा केसेस ऐसे आएंगे, ध्यान रखना, नहीं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है। अब जरा देखना कब वर्क हमारा नेगेटिव होगा, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि कब होगा क्या नहीं। अब जरा देखना ये चीजें हैं, अब किसी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर थ्रो किया, हमने बॉडी को क्या किया नीचे से ऊपर थ्रो किया, कोई बॉल या पत्थर हमने ऊपर फेंक दिया, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है बॉडी में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो थीटा कितने डिग्री आ जाएगा, और cos 180 की वैल्यू -1, तो इस केस में वर्क हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में वर्क हमारा क्या आ जाएगा, इसका जब किसी बॉडी सिस्टम को हम ऊपर थ्रो करेंगे, ध्यान रखना, अगर बॉडी नीचे ऊपर से नीचे गिर रही है तो वर्क डन क्या आया पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम। लेकिन अगर बॉडी को नीचे से हमने ऊपर थ्रो किया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, तो जो डायरेक्शन हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल हुआ कितना है 180, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में नेगेटिव, और ये मिनिमम वर्क होगा, ये वर्क क्या होगा मिनिमम होगा, इसलिए इस केस में वर्क क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा क्लियर, ठीक है, समझते रहना ये सब सारी चीज। और ये तो हमने बता ही दिया, थीटा एंगल से लगाएंगे तो फिर एफ एस कॉस थीटा ही होगा, आपने समझ लिया, कोई दिक्कत। अब फ्रिक्शनल फोर्स से अगर हम वर्क डन की बात करेंगे ना, अब ये तो आदमी जो फोर्स लगा रहा है इससे वर्क, फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है आगे की तरफ। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स से निकालूंगा वर्क डन तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों,
क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने उस केस की बात की थी कि हम ब्रेकर के पास ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब फोर्स हम पीछे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी हमारी क्या हो, आगे की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो उस केस में वर्क डन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये समझने की बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग की। अब जैसे ये चीज है, देखो ब्रेक लगाएंगे, देखो अभी बता रहे थे ना, ब्रेक हमेशा इस पे किधर लगेगा, पीछे की तरफ। मोशन किधर है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। तब उस केस में वर्क हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आ जाएगा 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस केस में भी वर्क हमारा क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव। यही तो डिस्कस कर रहे हैं, भी लगातार बता रहे हैं आपको। व्हीकल है मोटर का, हाँ बेटा पीछे तुम भी लटके हो, देखो बहुत मारेंगे, बट जीरो वर्क का होगा, ये समझना इंपॉर्टेंट। जीरो वर्क कब होगा, हमने कहा जीरो वर्क की दो कंडीशन है, ध्यान रखना। पहला क्या है, या तो फोर्स जीरो है या डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दूसरा क्या है, थीटा 90 है या तो क्या है 270 है। या तो फोर्स जीरो है या क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस दीवार पे हम कितना भी फोर्स लगा के इसको पुश करते रहे, अगर ये दीवार आपकी डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। और हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करेंगे। या तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तब भी कहेंगे क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। समझना सिचुएशन कैसे। अब ये आदमी देखो वहां से भैया इस दीवार को पुश कर रहे हैं, अगर ये दीवार डिस्प्लेस नहीं होगी तो वर्क डन होगा क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में वर्क जीरो हो गया, थीटा 90 होगा 270 होगा तब भी जीरो होगा। लेकिन अब यहां देखो, अब ये कहीं जा नहीं रहे हैं, या मान लीजिए किसी चीज को इन्होंने हैंग किया, उठा लिया है, उठाने के बाद ये चल रहे हैं आगे, तो इसका वेट, जो चीज उन्होंने हैंग किया है, उठाया हुआ है, उसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो फोर्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। वेट नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का भैया, 90 डिग्री का। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, fs cos थीटा होता है। तो जैसे ही हम cos 90 की वैल्यू यहां जीरो रखेंगे तो पूरा रिजल्ट ही क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स का भी आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में या पाथ में क्या कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये मोशन का डायरेक्शन है, इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जब एंगल 90 डिग्री का आ गया तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब जितने भी प्लेनेट हमारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उन सभी से जो टोटल वर्क डन है हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जब एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ आई बात। ये सब लिख लेना, आपको मैं भेज दे रहा हूं, अभी आप आराम से देख लेना, उसको लिखना कैसे क्या। चले भाई, बढ़िया, आगे बढ़े, ठीक। अब एग्जाम्पल फॉर जीरो वर्क डन, जैसे ये दिया है, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है भाई, तो क्या होगा, कोई वर्क नहीं होगा। अब जैसे ये लेकर इसको खड़ा है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अब इसको अगर हम लेकर खड़े ही रहे, ना मूव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, किसी चीज को हमने, जैसे ये पेन लिया हमने, पेन लेकर यहीं खड़े हैं, ना तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे, बस यहीं लेकर खड़े हैं, तो फोर्स तो लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या वेट इसका किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन जब मूव ही नहीं कर रहे हैं तो कोई डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब किसी चीज को हम हैंग करके खड़े हैं तब भी उस केस में वर्क डन जीरो है, लेकिन जब मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तब भी वर्क डन क्या है, जीरो है। लेकिन जब लेकर खड़े हैं तो वर्क डन इसलिए जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब चल रहे हैं तो इसलिए वर्क डन जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। दोनों में डिफरेंस है, जीरो दोनों में आ रहा है। जब हम लेकर खड़े हैं तो जीरो क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब लेकर चलने लगे तो क्यों जीरो आ रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर हुई बात है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए अब जैसे ये वहां से देखो, इसको उठा लिए, जब इसको अपलिफ्ट कर रहे होंगे, उठा रहे होंगे, तब वर्क परफॉर्म हो रहा होगा भाई। फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, वर्क डन क्या होगा। लेकिन जब वो हाइट तक उसको लेकर हैंग कर लिए वहां लिफ्ट करके एकदम, तब उस केस में वर्क डन क्या होगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब वेट तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब उठा रहे थे तो फोर्स भी लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी, तब वर्क हुआ था। इसलिए यहां पूछा जा रहा है इन लिफ्टिंग द वेट इज, जब वेट को लिफ्ट कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा।
लेकिन अगर इन होल्डिंग द वेट इज, तो वर्क डन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब होल्ड करके रखोगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो उस केस में वर्क क्या आ जाएगा हमारा। सिंपल सी बात से समझ आ रही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, ये ध्यान रखना। ऐसी चीजें पूछ के कंफ्यूज की जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब जैसे ये दिए भैया सूटकेस लिए हुए हैं, अगर ये लेकर खड़े हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब भैया सूटकेस लटका है, ऐसे खड़े हैं भाई, तो वेट तो है, फोर्स तो लगा रहे भाई उसको पकड़ने में, होल्ड करने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन इस केस में क्या आएगा, इस केस में वर्क डन क्या जाएगा, जीरो। वर्क डन जीरो क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन जब ये लेकर चल दिए सूटकेस को तो तब भी जीरो आ रहा है। जीरो क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए पूछा जा रहा है वर्क डन इन लिफ्टिंग द बैग क्या आएगा, बैग को लिफ्ट करने में वर्क, बेटा केवल लिफ्टिंग द बैग, हाँ लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग द बैग, लिफ्टिंग द सेंस का मतलब जब उसको हम क्या करेंगे, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बेटा उठाओगे तब, बेटा फोर्स लगा रहे हैं तभी तो उठा रहे हैं उसको। अच्छा दो चीजें ध्यान रखना, आज मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, बेटा अभी सुन ले, जो हम जानते हैं तुम एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा, लेकिन ना काफी है वो, मैं बताता हूँ कैसे आप समझ रहे हैं। अब ये जो बता रहे हैं इसको ध्यान सुनो, ये जरूरी है आपके लिए। जैसे ये पेन है, सपोज करो इस पेन को मैं पकड़ के उठा रहा हूं, तो जो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं उसी की बात करूंगा। तब फोर्स भी किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर की तरफ, तब हम केवल उसी फोर्स की बात करेंगे। लेकिन पेन को हमने नीचे से ऊपर फेंक दिया, तब हम इसके टच में नहीं है। जब कोई भी फोर्स उस किसी भी बॉडी पे कांटेक्ट में नहीं होगा, तब केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। अगर हमने इसको नीचे से ऊपर फेंक दिया, तो हम कहेंगे इस पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। लेकिन अगर किसी चीज से होल्ड करके या पकड़ के उठा रहे हैं, तो जिस चीज से होल्ड करके या पकड़ के उठा रहे हैं, केवल उसी फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। डिफरेंस समझ में आया तुम्हें, कब बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। लेकिन अगर किसी चीज से होल्ड किए हैं या लगातार उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम केवल उसी फोर्स की बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, इतनी क्लियरिटी के साथ लिखा नहीं, लेकिन ध्यान रखना इसका कि कब ग्रेविटी की बात करेंगे, कब ग्रेविटी की बात, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये लिया है, तो ये वाला फोर्स कौन से फोर्स की बात होगी, जो फोर्स ये उठा रहा है उसकी बात करेंगे, इसलिए तो उसको ऊपर की तरफ दिखाएं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते तो किधर होता, लेकिन ऊपर की तरफ क्यों दिखाएं, क्योंकि आदमी अगर उठा रहा है तो आदमी ऊपर की तरफ ही लगाएगा ना फोर्स, तो फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन क्या आएगा, होल्डिंग द बैग ये भी जीरो होगा, वर्क डन इन मूविंग ए होल्डिंग द बैग क्या होगा, ये भी जीरो है। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। बाकी आप लोग जानकार तो हैं, ये तो अभी मैंने बता ही दिया। अगर कोई बॉडी क्या है इस तरह से सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा सेंटर की तरफ। और ये जो है वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, हमेशा एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, ये एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री का। और जब थीटा 90 हो गया तो हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और अगर cos 90 जीरो हो गया, पूरा वर्क ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, पूरा वर्क ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है भाई, डन। अब हम बात करेंगे किसकी भाई, लिखो एनर्जी, रेडी करिए एनर्जी। हाँ बेटा वर्क में इतना है, सिर्फ वर्क में इतना है, एनर्जी लिखो। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी। जो हमारी काम करने की क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी जो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, ये भी कैसी क्वांटिटी है, एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, लिख लो भाई। एनर्जी भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लिखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी,
टाइप्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की अभी हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे और हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसमें दो एनर्जी आपने पढ़ा होगा भाई, एक तो आपने पढ़ी होगी इसमें क्या, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी पढ़ी होगी आपने कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। एक आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिखना होता तो लोग इसको P इंटू ई लिख लेते हैं, PE लिखेंगे, सिंबल इसका है U, लिखेंगे इसको mgh, mgh। m क्या है, इसका मास है, किसी बॉडी का क्या है, मास है। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। h क्या है, उसकी हाइट है, ग्राउंड से उसकी क्या है, हाइट है। लिख लो, m क्या है, मास, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h क्या है, उसकी ग्राउंड से हाइट। h क्या है, उसकी ग्राउंड से हाइट है। ठीक है, और यहां पर देखो फिर क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस का मतलब इसको हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं बाहर। अरे इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बोल गया क्या भाई? इनको जिनको हम फिजिकली करते हैं, इसको हम परफॉर्म करेंगे आउटर वर्ल्ड में, तभी तो होगा ये, अपने आप होगा क्या ये, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे शॉर्ट में, के ई, क्या लिखेंगे बेटा, के ई, और सिंबल इसके लिए क्या है, के है, कैसे लिखेंगे के ई, सिंबल इसका क्या है, के। हाफ ऑफ क्या होता है ये, या क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी पढ़ा होगा आपने, याद है ठीक है, नहीं याद है तो लिखो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ क्या होता है भाई, mv स्क्वायर, या पी स्क्वायर अपॉन क्या होता है भाई, 2m होता है। जहां m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो भी हमने यूज किया, लिखो m का मतलब क्या है भाई, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, हाँ, हाँ हो सकता है, एम अपॉन नहीं, पीवी, ये सब इसी से आ जाएंगे, बहुत परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h क्या है, इसकी हाइट है भाई, h क्या है, हाइट, कि कितनी हाइट पे हमारा ऑब्जेक्ट है, देख लेना, इसको लिख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भाई। पहली हेडिंग कर लो, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट हेडिंग करो आप, पोटेंशियल एनर्जी, लिख लिया सबने? फर्स्ट हेडिंग करिए पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी, हटाओ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, देखो भाई, mgh। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, इस साइड पे है, जिसका मास m है, मास m है, और अर्थ से स्मॉल h हाइट की है, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अर्थ से ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पे है, तो इस हाइट पे उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, mgh। ये ग्राउंड है हमारा, या अर्थ है, अर्थ सरफेस से है। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या, अगर डिफाइन करने को आएगा तो क्या डिफाइन करिएगा, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। देखो, द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू
द एनर्जी इन ए बॉडी, द एनर्जी इन ए बॉडी, द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू, ड्यू टू इट्स पोजिशन, ड्यू टू इट्स पोजिशन, द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स व्हाट, पोजिशन, कॉमा, shape, shape, comma, size and strain, and क्या लिखा आपने, strain, 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 strain is defined as potential energy, is defined as what, potential energy. स्ट्रेन का मतलब होता है जैसे रबर बैंड है ना या स्प्रिंग है, उसको आप स्ट्रेच करके छोड़ो, कहते हैं हम मतलब उसके शेप और साइज को डिफॉर्म करना, शेप और साइज को डिफॉर्म करके छोड़ दोगे तो जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ना स्ट्रेन। हमने उसके शेप और साइज में हमने चेंज लाए। अब जैसे हम फोर्स रिमूव करेंगे फिर से अपनी इनिशियल शेप और साइज में, अभी इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, हाँ अभी पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी में हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे आगे। लिख बेटा चल, ये होता है यूज इक्वल टू mgs। यहाँ जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको पहुंचना है, ये पॉइंट ए है, आपको इस ग्राउंड से मुझे ए पॉइंट पे पहुंचना है, आप जिस भी पास से जाओ ये मैटर नहीं करता। कि मान लीजिए कोई कहेगा कि हम पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ये हम जा रहे हैं सर बताइए अब कितना होगा हमारा वर्क डन, चाहे आप जिस भी पास से जाओ कोई मैटर नहीं करता। कोई कहेगा सर मान लीजिए हम ग्राउंड से यहाँ पर ऐसे आए हैं तो बताइए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्राउंड से उसकी हाइट निकालेंगे, परपेंडिकुलर क्या निकालेंगे, उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, बस ये मुझे सीधे वाली हाइट चाहिए। आप चाहे जैसे भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें ग्राउंड से सीधे क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए या शॉर्टेस्ट जो भी हाइट होगी वही चाहिए, चाहे जिस भी पास से आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। हाँ मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे कि आप कैसे आए हो, बस इसका जो शॉर्टेस्ट यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी या हाइट होगी बस उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। डन, आगे बढ़ो, लिखिए काइनेटिक एनर्जी जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशंस वगैरह आप लोगों के यहाँ कराए गए हैं तो बताओ मैं करा दूं, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। अच्छा इसका डेरिवेशन अगर पूछते तो कैसे करते बताओ, इसका डेरिवेशन कैसे करते, जो पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन की इक्वल आएगा और वर्क क्या होगा, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर इस बॉडी को हमने ऊपर उठाया है तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है। बेटा तुम लोग कितनी बार कहें यार, नहीं किया करो बात। चलो इधर बैठो, उधर चलो, इधर चलो, आदत से लाचार हो ना, क्या करोगे, करोगे वही काम जो मना ही किया जाएगा। जो अगर हम इस बॉडी को यहां से यहां तक लिफ्ट करके लाए, इसको हम यहां से यहां तक लिफ्ट करके लाए तो हमने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन फोर्स हमने किसके अगेंस्ट अप्लाई किया, जितना बॉडी का वेट है उतना ही तो लगा कर उठाए होंगे उसको, वही क्या नहीं, एफ इंटू एच होगा। और यहाँ कॉस थीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है, और फोर्स किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू जी, अरे वेट के बराबर ही तो फोर्स लगाओगे, क्यों भाई बताओ, ये होगा एम इंटू जी, तो फोर्स के प्लेस पर रख दिए एम इंटू जी, तो फार्मूला निकल के आ गया क्या अपना, एम जी एच। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका, इसमें कुछ नहीं है। कभी कभी सर लोगों को बोलो कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ें, कुछ नई नॉलेज गेन करें, ये भी जरूरी होता है कि नहीं, जिंदगी में नहीं जरूरी है। हाँ तुमने एक दो बार ट्राई किया था, मैंने दिया था ना, गूगली फेंका, देखे तुरंत आगे कि नहीं, फर्क यही है, इसलिए कह रहा हूँ समझो उसको, पढ़ो, जानो और जानो। हटाओ, लिखिए काइनेटिक एनर्जी। कौन कहा, लंबा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, मॉडरेट करना चाहते हो, बताओ। काइनेटिक एनर्जी कौन सा कराए, कहो तो तुम्हें इसे तीन तीन मेथड से बता दिया, जो तुम्हें चाहिए कैलकुलस ही बता देती,
जो उसमें तुम खुद सरकार, मैं वही कर दूंगा, तुम बोल दो बस। हाँ बेटा, जब मुंह ही खोलना हो तो खोल कुछ भी दें, जब सिर्फ मुंह ही खोलना हो तो कुछ भी खोल के बोल दें। कहोगे मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। देखिए मैं कराऊंगा, कराना है, एक मेथड से करा दे सही रहेगा। कितने मेथड से? हाँ ठीक। मैं जानता हूँ नहीं बोलेगी, उसको पता है ना जो सही होगा वही सर कराएंगे, तुम्हारे जैसे निठल्ला आदमी होगा वही कहेगा। चल तेरे टी शर्ट के मैचिंग कलर्स लिखता हूँ, हाँ देखिए, हाँ यही है, चल। हाँ पहला पीला पीला। अब इसको सीखना, इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है? नहीं आता तो पहले मैं इंटीग्रेशन बताता हूँ फिर कराता हूँ, क्योंकि जिनको नहीं आता है उनको बताते हैं बेशर्मो। बेटा बेटा जाना नहीं, नहीं बैठने लायक नहीं रहोगे। अब देखो, अब यहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो देखो बेटा, तुम लोगों से ना मतलब कौन से गुण आ गए हैं जानते हो? इसके गुण आए मैं बोलूं? हाँ मतलब मेरी क्लास में उल्टा होता है, मुझे ये सोच के बड़ा आश्चर्य है। मैं एक दिन तुम लोगों को ना चेक करवाऊंगा मतलब सब चीज से, समझेंगे नहीं कि सॉफ्टवेयर में कहीं दिक्कत तो नहीं है। बहुत मारेंगे जान लेना तुम लोग, पागल नहीं तो। मतलब तुम लोग ऑब्जर्व करते हो कि नहीं, कभी मुझे मतलब और किसी को कहना पड़ता है शांत रहने के लिए, जबकि कहना वहां उल्टा होता है एकदम। जिस दिन घर वालों को पता चले कि भाई साहब जो बांटे थे लड्डू सबसे मांगे नहीं चले जाएंगे कि लाओ, पागल नहीं तो। देखो यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। एक आध दिन ऐसे लेके फेंक देंगे उधर। हमसे ज्यादा बिजी हो गया क्या तुम? मुझसे ज्यादा बिजी हो गया है क्या? दिखता है क्लास में कभी किसी का लेता हूं मैं? हाँ लिए मोबाइल, इलेक्ट्रोड जैसे दांत लिए उसी में एकदम पागल। क्लास का डेकोरम बने रहने दिया करो। अभी गलतियां समझ में नहीं आ रही, बाद में बहुत पछताओगे सब लोग। अभी कह रहे हैं 11th को ध्यान से देख लो, नहीं बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फिर सिर्फ लिखा एक्स, सिर्फ लिखा एक्स, इसका मतलब एक्स की पावर क्या हो गया 1, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर इसमें हमें लिमिट भी रखना हो गया तो मान लीजिए ए और बी लिखा है और यहां लिखा है क्या एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2। और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे भैया, ए से बी तक है। पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस के क्या रखते हैं, लोअर लिमिट। तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 माइनस के क्या होता है, और चाहो तो 1/2 इसमें क्या कर लो, कॉमन कर लो। 1/2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, ये है लिमिट वगैरह कैसे लिखते हैं ये समझना, ठीक है। अब यहाँ सिचुएशन जो है उसको देखते हैं, करते हैं क्या है देखो। सिचुएशन को समझना कि मान लेते हैं बॉडी इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, किसी पॉइंट ए पे है और इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। और टी टाइम के बाद, आफ्टर स्मॉल टी टाइम, टी टाइम के बाद कहां जाता है, किसी पॉइंट बी पे आ जाता है। टी टाइम के बाद किसी पॉइंट किस पे आ जाता है, बी पे आ जाता है। और इसमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक कितना हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट एस है। और एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है इसमें वो क्या है, ए है। और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी है। बहुत ध्यान रखना, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। फाइनली बॉडी हमारी क्या करती है भाई, स्टार्ट करती है मूव करना, लेकिन इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा तभी तो मूव करना स्टार्ट करेगा भाई।
इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा तभी तो मूव करना स्टार्ट किया। जब ये मूव करना स्टार्ट हुआ तो इसमें कितना एक्सीलरेशन आ गया भैया, ए एक्सीलरेशन आ गया। कितना एक्सीलरेशन आ गया, ए एक्सीलरेशन आ गया। और कितने टाइम में आया, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी। और इस प्रोसेस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भैया, एस डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, या एस डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हो जा रहा है। बॉडी हमारी एस डिस्प्लेसमेंट से क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। वेलोसिटी यहां पर क्या है, यू 0 है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, कोई दिक्कत वाली बात। नीचे लिखे हम लोग। हाँ, और किसका चाहते हो, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम का भी पढ़ाएंगे, पहले इसको करा दें कि नहीं, जैसा कहो। हाँ ठीक, नहीं कुछ बताना, लिखो डेफिनेशन लिखो। द एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू द एनर्जी in a body due to motion, the energy in a body due to motion, the energy in a body due to motion is called, the energy in a body due to motion is called kinetic energy. That is, let me लिखो, that is work done, देखिए, that is work done in moving a body, the work done, that is work done in moving a body, the work done in moving a body from rest is regarded as काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है, उस पर फोर्स लगा के उसको मूव कराने में जितना हम वर्क करेंगे वही वर्क हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब उसको कैसे निकालेंगे, अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, लिखो, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, F इंटू एस। ये लिखते हैं, लिखो, फॉर वेरी शॉर्ट, लिखो, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ds, for very short displacement ds, small work dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू डी एस। दिस इक्वेशन फर्स्ट, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू एस। f इंटू क्या हो जाएगा, ds। और सिंस फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, अगर इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास m है तो क्या होगा, आप लिखेंगे सिंस F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन होता है। अगर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो हम लिखें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, डी एस। दिस इक्वेशन टू एम ए डी एस। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हम बात की, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डेल्टा एस लिखेंगे, डी एस लिखेंगे ना। अब मुझे बताओ क्या हमने ये इक्वेशन लिखवाया था कभी, सिंस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी डी वी बाई डी एस। क्या इसको हमने पढ़ाया है आपको, बताएं जरा। ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी वी बाई होता है या नहीं होता है। सो यहां से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, वी डी वी बाई क्या है भैया, डी एस। और यहां भी लिखा था पहले से डी एस, ये डी एस से डी एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी वी। दिस इक्वेशन थर्ड। कोई दिक्कत,
यहां तक किसी कोई परेशानी है? बहुत इजी है ये, इजी है या नहीं बताओ? टफ लग रहा है क्या? सिंपल है एकदम रखना। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन डेफिनेट लिमिट, 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 ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन व्हाट, डेफिनेट लिमिट, विद इन डेफिनेट लिमिट एम वी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई, v है। क्या m को मैं बाहर कर लूं डी डब्ल्यू का, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा बच्चा। m को बाहर करें, यहाँ क्या आया 0 से v, और यहाँ क्या आया v dv। अभी हमने बताया आपको x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2, तो v dv का क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। सिंपल सी बात है, लिख लेंगे इसको। तो w इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा m, ये आ गया कितना भाई v स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, 0 से, एक बार हम क्या करेंगे अपर लिमिट रखेंगे, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। अरे बेटा अभी तो बता रहे थे, तुम्हारे दांत निकाल रहे थे एकदम 3-3 मीटर के। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 पीछे बताया, तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 ही तो होगा। हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे, v के प्लेस पे v ही रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। फिर जब v के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब लिखेंगे भाई, तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 को बाहर कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर। बहुत टफ है क्या, बोल भाई बहुत टफ है क्या ये? नहीं, सिंपल सा डेरिवेशन है, बताओ 2 लाइन का बता रहे मार्च सर एकदम करवा दिए तुम्हारे। तब सिंस w इक्वल टू किसके है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है बताया ना हमने, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ ऑफ m और v स्क्वायर। और इसी परेशान हो, नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, क्या है बताओ इसमें, कुछ है डेरिवेशन में, अच्छा ना है बता देते हो सर, मारे मार बता दिए, पता वही करोगे एकदम की। कुछ नहीं, बस सिस्टमेटिकली डील करना सीखो, हर चीज को समझो कि कैसे कराना ये सीखो। मैं बता दिए जो बेटा, बस की बात ना, सीखो ये। हाँ मेरे डायलॉग ही सीखना, मैं कितना चीज सिखा दे रहा हूँ ये नहीं सीख पा रहे, यही होता है। देखो मेरे एक्शन, मेरे नहीं स्कूल में होते बेटा तो तुम्हें नहीं सीख पाओगे, वहां बच्चों को मैंने बताया था ये सब क्या करना, इसका क्या मतलब है उसका क्या मतलब है। तुम लोग बता देंगे, तुम लोग पहले से बिगड़े हो और बिगड़ जाओगे। हर चीज का वहां मतलब था, तुम लोग तो पहले से हीरो बने हो, हम क्या बनाएंगे। लिख लिया, बढ़ ले आगे। अब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन में कोई दिक्कत, क्या किया हम लोगों ने पहले देखो, टोटल वर्क का ये होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो स्मॉल वर्क होगा dw इक्वल टू f इंटू ds, और फोर्स f इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिए। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है v dv बाई ds, एक ये भी होता है, ये रख दिया, ds से ds क्या हो गया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट रख दिए, पहले रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगा। बस इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा बी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व किए भाई, जो वर्क हो रहा है वही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी की इक्विवेलेंट है, दैट्स इट, यही हमारा क्या हो जाएगा। हमने कोई दिक्कत हो जाएगा, डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। अब आता है इसमें एक चीज का, वर्क एनर्जी थ्योरम करा दें। लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में सेम यही डेरिवेशन करना, वर्क एनर्जी थ्योरम में यही सेम डेरिवेशन करना। लिखो मैं बताता हूं आपको, लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी का रिंगटोन है कि कोई आ गया एकदम, तो वर्क एनर्जी, हाँ अरे देख कोई जेब में लिखा बैठा है क्या रे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम किसी बॉडी सिस्टम पे कोई वर्क करेंगे या कोई फोर्स अप्लाई करेंगे
उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा उसी के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अगर किसी बॉडी सिस्टम पे हमने फोर्स अप्लाई किया, उसने कोई वर्क परफॉर्म किया, तो जो वर्क डन होगा उस बॉडी से बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के क्या होगा, वो इक्वल होगा। देखो द वर्क डन बाई, देखो द वर्क डन बाई एन ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग ए फोर्स, द वर्क डन बाई एन ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग ए फोर्स, द वर्क डन बाई एन ऑब्जेक्ट, द वर्क डन बाई एन ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग ए फोर्स, the work done by an object, the work done by an object by applying a force, by applying a force is equal to the change in kinetic energy of the body, is equal to the change in kinetic energy of the body। यही सेम डेरिवेशन हम पीछे का कर देंगे भाई, बस थोड़ा सा चेंज लाएंगे, लिटिल। क्या चेंज लाएंगे ये देखना। चेंज क्या ला रहे हैं ये देखना। चेंज इसमें क्या लाएंगे ये देखना। अब उस केस में था कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, अब यहां बॉडी हमारी रेस्ट पे नहीं है इनिशियली, इसकी कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या है भाई, v है। बाकी सब कुछ वही, टाइम एक्सेलरेशन भी क्या है, a है। सब कुछ वैसे ही करते जाएंगे, सब कुछ ऐसे ही करते जाएंगे जो अभी किए हैं, सब कुछ यही करेंगे। बस यहां जहां पर आपने 0 लिखा था, अब यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा, u लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, u, यहां लिखना पड़ेगा u। समझ रहे हो ना, सब कुछ यही। बस यही क्या करेंगे फिर, ये हो जाएगा w, ये हो जाएगा m, पहले आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस के फिर क्या आएगा u स्क्वायर बाई 2, u स्क्वायर बाई 2। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से जब नहीं हाफ कॉमन नहीं लो बेटा, एनर्जी लिखेंगे ना, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ ऑफ क्या होगा, एम यू स्क्वायर। एम वी स्क्वायर का मतलब V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से क्या आएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा W इक्वल टू, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF माइनस ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI, और इनमें जो चेंज आया उसी को हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसकी प्रूविंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन है किसी ऑब्जेक्ट पे क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। यही तो हमने करना था, कर रही है क्या भाई, सिंपल है क्या, एकदम इजी है, कोई डाउट है इसमें, इजी है एकदम। इसको अभी भेज दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, रुक जाओ, अभी इसको शेयर कर दे रहे हैं, जितनी भी चीजें लिख रहे हैं ना आपके पास भेज देंगे, आराम से बैठ कर अपना आप लोग लिखेंगे, ठीक है। बस एक पेज का छोड़ दो, एक पेज या 1.5 पेज शायद, जितना भी लगे आप गेस कर लो कितना लगेगा, एक पेज लगेगा, एक पेज छोड़ लो आप। लिखो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, थोड़ा सा नोट में करके लिख लेना। एक चीज और, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई व्हाट, वेरिएबल फोर्स। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स, और बॉडी कहां से कहां तक डिस्प्लेस हो रही है, x1 से x2 तक। बॉडी को कहां से कहां तक डिस्प्लेस किए, मान लेते हैं यहाँ इसकी पोजीशन x1 है, यहाँ इसकी पोजीशन क्या है, x2 है, यहां से वहां तक डिस्प्लेस किए तो क्या होगा, x1 से x2 तक लिमिट रखेंगे और यहाँ लिखेंगे f इंटू डी एक्स। मान लीजिए पोजीशन x1 से कहां तक डिस्प्लेस किए हैं, x2 तक, और वेरिएबल फोर्स का मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहे हैं, तो वर्क डन यह है, ठीक है, लिख लिया। अब कब यहाँ पोजीशन कैसे क्या सब लिखवा दिया हमने, देख लेना, ये स्ट्रेन, ये सब पोजीशन है, पढ़ लेना। अब इसको देखो, जैसे गुलेर वगैरह आप लोग मारते होंगे तो क्या करते होंगे, उसमें लगाए खींच रहे हैं, तो हम डिस्प्लेस किए ना स्ट्रेन, तब जैसे छोड़ोगे क्या होगा, उसमें जो भी लगाए हैं आप जाएगा, उड़ के लगेगा। जैसे गन का है, ये देखो तीर है, धनुष है, बहुत सारे हैं, डैम का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल है, कैसे क्या है आप देख लेना थोड़ा सा। अब ये डेरिवेशन का है वर्क एनर्जी थ्योरम का, मैंने लगा भी दिया, आपको दे भी दिया है, आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है भाई, है ना भैया। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बाकी हमने जो करा दिए हैं वो करा ही दिए हैं, आप इसके अलावा भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन लिखो इसमें पावर, मतलब एक टॉपिक लिखो पावर। पावर क्या है भाई, देखो
वर्क एनर्जी बस है, बस पावर नहीं है क्या? हाँ तो पावर बता रहे, देखो पावर, पावर क्या होता है भाई? वर्क अपॉन क्या होता है, या वर्क डन अपॉन क्या होता है? टाइम। वर्क डन अपॉन क्या होता है भाई? टाइम। यूनिट इसकी क्या होगी? पावर पी इक्वल टू क्या होता है भाई? पावर पी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन, यूनिट इसकी क्या होती है? वाट, या क्या लिखेंगे इसको हम? जूल पर सेकेंड, या क्या लिखेंगे? जूल पर। वाट के लिए सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है भाई, बोलो। तो पी हो जाएगा एफ एस बाई टी इंटू क्या हो गया? कॉस थीटा। और एस बाई टी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है भाई? वेलोसिटी होती है। तो पावर पी इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू वी हो जाएगा। या यहां से लिख देंगे पावर पी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स और वेलोसिटी का क्या होगा? ये डॉट प्रोडक्ट होगा। फोर्स और वेलोसिटी का क्या होगा? ठीक है। और इसकी एक यूनिट एचपी भी होती है। इसकी एक यूनिट क्या होती है? हॉर्स पावर। एचपी, एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉर्स पावर। यूनिट है किसकी? पावर की। 1 एचपी में कितने वाट होते हैं भैया? 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। थोड़ा सा आइडिया रखना है सर, दैट्स इट। इतनी सारी चीजें आप पढ़ के रखोगे तब जाकर वर्क एनर्जी, ये सब सारी चीजें आपकी अच्छे से, दैट्स इट। स्प्रिंग का उसमें है वेरिएबल फोर्स का, वो अभी तुम लोगों का बता दें उसको भी एज सच। इतना कर लो, बाकी तो जो आएगा फिर टाइम के साथ बताएंगे, दैट्स इट। हाँ हाँ, ये चैप्टर दोबारा भी लेंगे, अभी पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी इस चैप्टर को मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में। अभी आपके चिन्नू पुन्नू जितना ही स्कूल में कराएंगे, जितना उड़ उड़ के कराएंगे उतना करा दे रहे हैं कि आपका स्कूल का एग्जाम ठीक हो जाएगा बस। बाकी हम इसको अपने अंदाज में पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में, एकदम अपनी वाली स्टडी लगा के। तब आज तो बहुत लेट कर दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।